So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज के लेक्चर को बिगिन करते हैं. आई नो ये लेक्चर बहुत दिनों बाद जा रहा है आफ्टर ए वेरी लॉन्ग ब्रेक, बट इट्स कम्प्लीटली ओके. आज से हम लोग वापस फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 11th बायोलॉजी. पहले जूलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर बॉटनी पैक, है ना. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी से. ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पता होगा बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका नीट में, है ना. और पूरा ही सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ईजीएस्ट यूनिट भी माना जाता है ना. बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ एक दो बार में ही समझ में आ जाता है ना. तो आपको पता होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो नीट के सिलेबस से डिलीटेड है, इसलिए मैं उसको नहीं कवर करा रही हूँ. दैट इज अब मैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अब आज क्योंकि ये शॉर्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा. कल से हमारा फुल 1 आवर का लेक्चर स्टार्ट रहेगा, है ना. सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैं अगर आपसे क्लास 9th या 10th लेवल का क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों बताओ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं, तो आप तो बोलोगे दोनों सेम होता है. ब्रीदिंग मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन भी वही होता है ना. बट इस चैप्टर में आप कुछ अच्छा जान पाओगे, इस चैप्टर में और अच्छा डेफिनेशन आपको मिल पाएगा, जो कि आज के सेशन को एंड होते होते आपको पता लग जाएगा. क्लियर. चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो पहला वर्ड क्या है? ब्रीदिंग. और ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीदिंग होता क्या है. अगर मैं आपसे पहले क्वेश्चन पूछूं, अगर मुझे ये बताओ ब्रीदिंग क्या होता है, तो आप बोलोगे इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. क्लियर. जो हम लोग सांस लेते हैं अंदर और बाहर निकालते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग. क्लियर. तो लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि नोट साथ में बनना चाहिए, है ना. ब्रीदिंग सिंपली इसका मतलब क्या हुआ? ब्रीदिंग मतलब इनटेक ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर. क्लियर. जिसको हम लोग इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, इनहेलेशन भी बोलते हैं, एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, एक्सहेलेशन भी बोलते हैं. सारा सेम वर्ड है, बस मीनिंग सबका सेम है, बस डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है. क्लियर. बात वही है. चलो तो हम लोग लिखते हैं ब्रीदिंग यानी कि इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर, इंस्पायरेशन ऑफ एयर या फिर इनहेलेशन. ये क्या हुआ? हम लोग जो सांस अंदर लेते हैं, ये वाला टर्म सेम उसी को डिनोट करता है. उसको बोलो इनटेक ऑफ एयर, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, सेम वर्ड. चलो प्लस एक्सहेलेशन ऑफ एयर, एक्सपायरेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेल ऑफ एयर. सो हम लोग एक टर्म लास्ट में मैं कंक्लूड करती हूँ. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर कलेक्टिवली नोन एज ब्रीदिंग. क्लियर. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए. ब्रीदिंग बस जस्ट सिंपल टर्म्स में लिखना है. उसके बाद हम लोग आते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है. रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब इसका मतलब क्या होता है, पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं रेस्पिरेशन पे आती हूँ. क्लियर. चलिए अब हम लोग समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है. आई होप सो ब्रीदिंग आपने लिख लिया है. अब हम लोग आते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, क्लास 10th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस यहाँ पे आपको लिख लेना है. ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स like amino acids, ग्लूकोज. ग्लूकोज का फॉर्मूला तो पता होगा,
बार लिख देती हूँ C6H12O6 एक्सेट्रा टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम लोग क्या करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, और जिसको आप लोग सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़े होंगे, है ना, जैसे ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गेट्स ब्रेकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। तो वहाँ जो एनर्जी मिलता है उसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्लियर? तो ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज एक्सेट्रा टू प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब बोलोगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम है? नहीं, रेस्पिरेशन का पार्ट होता है ब्रीदिंग, दोनों डिफरेंट थिंग्स है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दे आर नॉट सेम थिंग। क्लियर? समझ में आया होगा? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप और डेफिनेशन को रीड आउट करो, ब्रीदिंग का अलग, रेस्पिरेशन का अलग, और लास्ट पॉइंट में मैं लिख रही हूँ कंक्लूडिंग पॉइंट, उसको आपको लिखना है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब एनसीईआरटी में क्या है, इसके बाद मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा दिया है, सेकेंड पैराग्राफ में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं सारे फाइलम्स का, है ना। कलेक्टिव फाइलम नहीं लिखा हुआ है, बट एग्जाम्पल के थ्रू पूरा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर उसमें समझाया गया है। बट उसको पढ़ने से पहले 5 स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो पहले पढ़ लेते हैं। पूरा चैप्टर में फुल आउट, मतलब पूरे चैप्टर में आपको वही 5 पॉइंट्स पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, उसको ही डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पहले मैं क्या करूँगी, उन 5 पॉइंट्स को आपको समझाऊंगी, फिर हम लोग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पे आएंगे। क्लियर? तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आती हूँ। सो अब हम लोग आते हैं स्टेप्स इन्वॉल्विंग रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी के बुक में अगर आपको ये टॉपिक नहीं मिल रहा है तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का 3rd पेज में जाओ, वहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हुए, वही मैं अभी कवर कर रहा हूँ। क्लियर? आपको हेडिंग लगाना है स्टेप्स इन्वॉल्विंग रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन बोलो, रेस्पिरेशन बोलो, दे आर द सेम थिंग, है ना। रेस्पिरेशन, फर्स्ट स्टेप आपको पता चल गया, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर? तो पहला क्या आ जाएगा, ब्रीदिंग। अब मैं ब्रीदिंग को वापस आपको नहीं बता रही हूँ कि क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। दूसरा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड कैपिलरीज। अब ये स्टेप क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। क्लियर? से मान लो ये है एल्वियोलाई और ये है आपका कैपिलरीज। होता क्या है ये समझो, ये क्या है, एल्वियोलाई एंड दिस इज कैपिलरीज। अब आपको इतना पता होगा बेसिक चीजें कि हमेशा एक्सचेंज में कैपिलरीज मदद करती है, कभी भी आर्टरीज और वेन्स एक्सचेंज वाले पार्ट में नहीं आता है ना, हमेशा कैपिलरीज जो होता है वो एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ एल्वियोलाई है, लंग्स और कैपिलरीज है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एल्वियोलाई क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। क्लियर? क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करेगा, तो ये ऑक्सीजन को देगा कैपिलरीज वाले पार्ट में और यहाँ से CO2 को लेगा। मेरा मतलब है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करेगा, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो वही मैंने एरो से दिखाया है कि ये एल्वियोलाई वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीजन को दे रहा है कैपिलरीज को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो उसको ले रहा है, क्योंकि वापस कौन सा साइकिल प्रोसीड करना है, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, डीऑक्सीजनेटेड लेगा। क्लियर? तो यही प्रोसेस चलती रहती है। तो पहला क्या था, स्टेप्स इन्वॉल्व रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस
gases between, अभी ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब between है ना, exchange of gases between alveoli and capillaries. क्लियर? तो दो स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ. अब थर्ड स्टेप क्या होगा? अब इसी प्रोसेस को कहीं कहीं आप अगर बुक पढ़ोगे तो इसी प्रोसेस को क्या दिया गया है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का नाम दिया गया है. ये कोई नई बात नहीं है, सिंपली इसी चीज को अगर साइड बुक पढ़ोगे तो उसमें दिया रहेगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, है ना. इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. तो आप चाहो तो लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. यानी कि एक्सचेंज जहां पे भी होगा गैसेस का बिटवीन एल्वियोलाई और कैपिलरीज, यानी कि उसको हम लोग बोल देंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अब थर्ड स्टेप पे आते हैं. एक्सचेंज हो गया, अब क्या करेंगे? एक्सचेंज भी हो गया गैसेस का, तो हम लोग पहले क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप एक्सीलेशन वाले प्रोसेस चली, है ना. अब ब्रीदिंग के बाद एक्सचेंज भी हो गया गैसेस का, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया. अब क्या होगा इसके बाद? ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का पूरे बॉडी में. क्लियर? आपको स्टोरी की तरह पढ़ना है, फिर आपको अच्छे से रिलेट होगा, है ना. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. थर्ड स्टेप क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो आपको ये 3 स्टेप अच्छे से लिखना है, पॉइंट वाइज ही लिखना है. फिर मैं फोर्थ और फिफ्थ पे आती हूँ. क्लियर? आप इसको नोट डाउन करें. अब हम लोग फोर्थ स्टेप पे आते हैं. आई होप सो आपने इन 3 स्टेप को लिख लिया है. मैं इसको इरेज करती हूँ. फोर्थ स्टेप आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम capillaries to tissues. यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, अब ये समझते हैं. जैसे देखो, यहाँ पे एक्सचेंज हो गया था एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में. क्लियर? अब थर्ड स्टेप क्या था? ये हमारा सेकेंड स्टेप था. क्लियर? अब थर्ड स्टेप क्या था? यहाँ से हुआ ट्रांसपोर्ट. क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ये प्रोसेस हमने समझ लिया. ये पूरे चैप्टर में इसी प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, यही 5 प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, इसलिए अभी बेसिक बता रही हूँ. क्लियर? अब थर्ड स्टेप के बाद क्या आता है? फोर्थ स्टेप, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम कैपिलरीज टू टिश्यूज. यानी कि मान लो ये है आपका कैपिलरीज. क्लियर? एंड दिस इज योर टिश्यूज. टिश्यू का मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड फॉर्म टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज. क्लियर? तो यहाँ पे ये मान लो टिश्यूज है और ये है आपका कैपिलरीज. तो अब क्या करेगा? कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा. क्लियर? जो ऑक्सीजनेटेड वाला पोर्शन होगा वो किस में जाएगा? सेल्स, टिश्यूज में, है ना. अब फिफ्थ स्टेप क्या आएगा? फोर्थ स्टेप तक हमने एक्सचेंज करा दिया, टिश्यू में भेज दिया. अब फिफ्थ स्टेप क्या होता है? ये फिफ्थ स्टेप में होता है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 to break down complex compound to produce energy. अब हम लोगों ने पूरा एक्सचेंज करा दिया. अब जब तक वो सेल्स के पास पहुंचेंगे, इंडिविजुअल सेल्स के पास, तब तक एनर्जी कैसे मिलेगी? तो यही फिफ्थ प्रोसेस था. 5 प्रोसेस, पूरा स्टेप रेस्पिरेशन का कंप्लीट. मैं आपको एक बार रिकॉल कराती हूँ. मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ब्रीदिंग का इंट्रोडक्शन दिया, ब्रीदिंग क्या होता है. फिर मैंने रेस्पिरेशन के बारे में बताया, एंड ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. इतना चीज़ें मैंने बताया. उसके बाद स्टेप, कौन कौन से स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन में, ये बताया मैंने. उसके 5 पॉइंट्स बताए. पहला तो था ब्रीदिंग, जो इनहेल और एक्सहेल करते हैं एयर का, उसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग. सेकेंड स्टेप था हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज. क्लियर? एल्वियोलाई क्या करता है? एक्सचेंज करता है, यानी कि जो CO2 होता है वो ले लेता है, उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके दे देता है. क्लियर?
थर्ड स्टेप क्या था, अब ये वाला कन्वर्जन हो गया, हमें ऑक्सीजनेटेड वाला पार्ट मिल गया, अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कराएंगे, पूरे बॉडी में भेजेंगे। अब पूरे बॉडी में भेजने से काम नहीं चलेगा, अब हमको किस में भेजना है, इंडिविजुअल टिश्यूज में भेजना है। अब टिश्यूज में भेज दिए, उसके बाद किस में भेजेंगे, पूरे एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल सेल तक पहुंचाना है, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो सके और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करके सिंपल में कन्वर्ट करे और एनर्जी प्रोड्यूस हो बॉडी में। तो ये पूरा प्रोसेस आपका क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग आएंगे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में, जो एनसीईआरटी का सेकंड पैराग्राफ दिया हुआ है फर्स्ट पेज का, उस पे आते हैं। क्लियर, आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, एक टर्म एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि हमारा कौन सा पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, एल्वेलाई और कैपिलरीज के बीच में। अब आप क्या करोगे, इसके बारे में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यू, इसको हम लोगों ने नाम दिया इंटरनल रेस्पिरेशन। बस टर्म्स है, बाकी सब कुछ वही है ना। और ये पार्टिकुलर इंडिविजुअल सेल के बीच में हो रहा है, तो इसको क्या नाम किया हमने, फिफ्थ पॉइंट का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम लोग आते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पे। अब हम लोग आते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पे। क्लास 9 में आप लोगों ने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें फाइलम का नाम आपको पता होगा। अगर याद नहीं है कोई बात नहीं है, बट एटलीस्ट नाम तो पता होगा कि हाँ ये वाला फाइलम था। जैसे फाइलम कोरीफेरा, सिलिंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्टिहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। क्लियर, ये सारे फाइलम्स के नाम अभी काम में आएंगे, इसलिए मैंने बोला, मुझे कोई शौक नहीं था बोलने का। चलो, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। अब रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले तो दो कैटेगरीज में हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। फर्स्ट वन इज हैबिटेट, सेकेंड वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हो LOO, है ना, जो कि आजकल सबको लग रहा है लू, है ना, गर्मी ज्यादा है इसके कारण से। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में हम लोग दो कैटेगराइज करें, पहला हैबिटेट, दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको समझा दूंगी, अभी बस इसको लिखना है, दैट्स ऑल। हैबिटेट में हम लोग लिखेंगे, हैबिटेट में आता है, एक आता है एक्वेटिक, एक आता है टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में यानी गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, इसका क्या मतलब है, फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है, उसी से हम लोग रेस्पायर करते हैं। क्लियर, तो जो ऑर्गेनिज्म गिल्स से रेस्पायर करते हैं, उस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ब्रेकियल रेस्पिरेशन। एक कलेक्टिव नाम दिया गया है, दैट इज ब्रेकियल रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, टेरेस्ट्रियल पे जो भी रहते हैं, यानी कि जो लैंड पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, दे यूज लंग्स फॉर देयर रेस्पिरेशन, यानी कि उनका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, लंग्स होगा, जैसा कि ह्यूमंस, है ना, हमारा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है, लंग्स। तो उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो लंग्स से रेस्पायर करते हैं, उस रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जहां कहीं भी लंग्स वर्ड आएगा, वहां वर्ड हमेशा यूज होगा पल्मोनरी, है ना। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, दे यूज लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। इस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर है ना। अब हम लोग सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
क्लियर। अब हम लोग आते हैं लेवल सेलुलर, दूसरा आएगा टिश्यू, तीसरा आएगा ऑर्गन एंड फोर्थ विल बी ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपको पता होगा ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम लीड्स टू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन। क्लियर। तो हम लोग पहले जानेंगे, आपको अगर नहीं पता है बस नाम याद करते चलो, इस बस लर्निंग पोर्शन है ना, समझना नहीं है कुछ भी। सेलुलर में क्या होगा, जो सबसे प्रिमिटिव वाले होते हैं लाइक स्पॉन्जेस, पोरीफेरा जिसको बोलते हैं। टिश्यू में क्या आएगा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। ऑर्गन में क्या आएगा, प्लैटी हेलमिंथिस। ऑर्गन सिस्टम में क्या आएगा, एस्कीहेलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड लास्ट दैट इज कोडेटा। क्लियर। आप पहले इसको लिख लो, क्या मैंने लिखवाया है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। आप बस क्या करना है, अभी इसको नोट डाउन करना है, फिर मैं बताऊंगी कौन से फाइलम में कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। क्लियर। बहुत इजी है, आप 2 बार रीड करना, इसको याद हो जाएगा, है ना। अभी बस आपको याद करना है, समझना कुछ भी नहीं। क्लियर। अब हम लोग जानते हैं, आई होप सो आपने लिख लिया है। अब हम लोग जानते हैं कौन से फाइलम में कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस। इन 5 फाइलम में डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन थ्रू बॉडी वॉल। यहाँ पे कोई पार्टिकुलर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, जैसे हम लोग में क्या है, लंग्स है, बट यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। क्लियर। तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस, इन 5 फाइलम में क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर। अब आते हैं एनिलिडा में। एनिलिडा में होता है रेस्पिरेशन थ्रू थिक क्यूटिकल। क्लियर। थिक क्यूटिकल। क्लियर। एनिलिडा में कैसे होता है, थिक क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अब आते हैं आर्थ्रोपोडा पे। आर्थ्रोपोडा में होता है गिल्स, लंग्स एंड ट्रेकियल रेस्पिरेशन। ट्रेकियल यानी कि ट्रेकिया, ट्यूबिंग, लंग्स एंड गिल्स, ये तीनों रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किसके हैं, आर्थ्रोपोडा के। मोलस्का पे आते हैं। मोलस्का में होता है फेदर लाइक, एनसीईआरटी होती है फेदर लाइक गिल्स। क्या होता है, फेदर लाइक गिल्स। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, आपको ये याद करते चलना, अगर इस पे समझने की कोशिश करोगे तो फिर बायोलॉजी बहुत वास्ट है ना। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, यहाँ पे ट्यूब फीट होती है। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, है ना। एक में होता है वाटर कैनाल सिस्टम, बट इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि ट्यूब फीट रेस्पिरेशन की काम करती है। तो यहाँ क्या होगा, रेस्पिरेशन थ्रू ट्यूब फीट। हेमिकोडेटा में अगेन गिल्स के थ्रू होता है। कोडेटा में हम लोग आते हैं ना, लास्ट कोडेटा में बताती हूँ, तब तक आप एक बार इसको रीड कर लो, लिखना है तो लिख लो, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ याद नहीं करोगे तो फिर एनिमल किंगडम में सेम चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा याद रहेगा तो वहाँ और इजी लगेगा याद हमें, है ना। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्कीहेलमिंथिस, यहाँ पे होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन काम करता है एज अ रेस्पिरेशन। क्लियर। उसके बाद आते हैं एनिलिडा।
एनिलिडा में थिक क्यूटिकल के थ्रू होता है। आर्थ्रोपोडा में लंग्स, गिल्स एंड ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है। मोलस्का में अगेन फेदर लाइक गिल्स होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट होता है क्योंकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है। हेमिकॉर्डेटा में गिल्स होता है। अब कॉर्डेटा पे आते हैं। क्लियर? मैं इसको इरेज करूंगी, आपको लिखना है तो लिख लो, फिर मैं कॉर्डेटा पे आती हूँ। अब 2-3 क्वेश्चन चीजें इसमें बाकी है, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं। अब से बाकी क्या रह गया है, कॉर्डेटा के बारे में, है ना? बाकी का आपको आई होप सो याद होगा कि कौन से फाइलम में कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है। कॉर्डेटा में पहला आता है फिशेस, दूसरा आता है एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। क्लियर है ना? फिशेस में क्या होता है, गिल्स होता है। एम्फीबियंस में क्या होता है, लंग्स भी हो सकता है, गिल्स भी हो सकता है। क्लियर? आपको पता होगा एम्फीबियंस का एग्जांपल दैट इज फ्रॉग, वो लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है। क्लियर? इजी एग्जांपल था। तो एम्फीबिया में क्या होगा, लंग्स भी हो सकता है, गिल्स भी हो सकता है और स्किन भी हो सकता है। स्किन, अगर रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है तो एक पार्टिकुलर टर्म देते हैं दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर? उसके बाद रेप्टिलिया, एप्स यानी कि बर्ड्स एंड मैमल्स, इन तीनों में लंग्स के थ्रू होता है। क्लियर? कलेक्टिव अगर लिखेंगे तो क्या होगा, लंग्स। तो फिशेस में गिल्स था, एम्फीबियंस में लंग्स, गिल्स एंड स्किन था, और बाकी के जो 3 थे एप्स, मैमल्स एंड रेप्टिलिया, दे हैव लंग्स एज एन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। चलिए, तो आज हम लोग ने पूरा इंट्रोडक्शन देखा इस चैप्टर के बारे में और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी पढ़ा। क्लियर? अभी मैं अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करूंगी, कर रही हूँ, आपको क्या करना है, एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज रीड करना है। क्लियर? तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं।